हेलो स्टूडेंट्स, ये जो जेईई मेन का पेपर है इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो एक्सप्रेशन है उसको अपन y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको i गिवन है, ठीक है। अब मैं ये जो टर्म है उनको आगे मल्टीप्लाई करता हूं और अपन देखते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, तो ये बन जाएगा ठीक है प्लस। अब यहां पे आप अगर थोड़ा ध्यान दो तो जो एंगल है वो x है और 3x है। यहां पे एंगल 6x भी है, तो ये जो 6x है इसको भी अपन 3x में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन 6x है इसको अपन लिखने वाले हैं ट्वाइस ऑफ साइन 3x कोस 3x, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा 3 10 पावर 4x और ये हो जाएगा साइन क्यूब 3x इंटू कोस 3x, इस तरह से, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन की ट्राई कर ली तो उसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो अपन इसमें देखेंगे कि यार क्या हो सकता है थोड़ा इजी तरीका। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 10 क्यूब है, साइन 4 है, यहाँ पे 10 4 है, यहाँ पे साइन 3 है, ठीक है। तो 10 4 और साइन 3 यहाँ पे है, तो ऐसा लग रहा है कि एक फंक्शन है दूसरे का इंटीग्रेशन किया गया है, फिर दूसरा फंक्शन और पहले का इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरह की सिचुएशन मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है कि इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो ये होता है एफ डेस जी और एक होता है जी डेस एफ। तो ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे दो फंक्शन पॉसिबल लग रहे हैं कि पहले एक का इंटीग्रेशन किया फिर दूसरे का, आई मीन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि साइन की पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर 4 है। तो बेसिकली एफ की जगह मुझे लग रहा है कि 10 पावर 4 है और जी की जगह साइन पावर 4 है। तो आपने यहाँ पे 10 पावर 4 का करा डिफरेंशिएशन, तो 10 पावर 4 का होना चाहिए 4 10 क्यूब, यानी कि यहाँ पे 4 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइन पावर 4 का हुआ है तो होना चाहिए 4 साइन क्यूब। तो 4 तो साइन पावर 4 से और 3 यहाँ से, इसका भी तो होगा 3x का, तो यहाँ पे 12 बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये हो जाएगा 2i पाई बाई 6 पाई बाई 3 और ये 4 10 क्यूब x साइन पावर 4 3x सेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देखो ये 2 की वजह से यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी हो जाएगा, और अब ये टोटल कितना हो जाएगा 12 10 पावर 4 साइन क्यूब 3x कोस 3x dx, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब ये क्या है, ये है एफ डेस जी प्लस जी डेस एफ, तो ये हो जाएगा 2i पाई बाई 6 पाई बाई 3 और ये हो जाएगा किसका डिफरेंशिएशन 10 पावर 4x साइन पावर 4 3x, इसका ये डिफरेंशिएशन के इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा
और ये आ जाएगा 10⁴x साइन, और ये हो जाएगा आपका π/6 से π/3। लिमिट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पाई बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट रखोगे तो 10π/6 कितना है 1/√3 पावर 4, और ये हो जाएगा 1। तो i की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/18, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1/18 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो जो जेईई मेन टॉपिक्स होते हैं उनमें से जो हाइट एंड डिस्टेंस है उस पे बेस्ड है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिया गया, देखो आपको यहां पर ये बोला गया है कि आपके पास एक लेक है, ठीक है, और इस लेक पर 200 मीटर की जो हाइट है उस पे एक पॉइंट है P, और एक क्लाउड है कहीं पे C, ठीक है। तो यहां पर ये P पॉइंट है, इस पे ये जो क्लाउड है वो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है एलिवेशन वाला, 30 डिग्री, ठीक है। फिर आपको ये बोला गया है कि जो C का इमेज है, ये जो C है इसका लेक में इमेज, इसे अपन C' मान लेते हैं। ये जो P पॉइंट है उस पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये कितनी लेंथ होगी ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आपको एक क्लाउड बोला गया है और एक P पॉइंट है जो कि लेक से 200 मीटर अबोव है। वहां पर कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये जो C का इमेज C' है, ठीक है, वो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 डिग्री बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि PC लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो ये 200 है, तो स्टूडेंट्स ये भी कितना होगा 200, और इसको मैं कितना मान लेता हूँ x, और इसको कोई भी पॉइंट में अज्यूम कर लेता हूँ a b कुछ भी e मान लीजिए, और ये आप बोल देते हैं y। तो ये x है, ये 200 है, तो ये टोटल कितना हो गया 200 प्लस x। अब इसका इमेज बन रहा है तो ये भी इतना ही नीचे होगा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस x। कौन सा, ये एप्स और C के बीच की डिस्टेंस भी 200 प्लस x हो जाएगी, और ये भी 200 प्लस x है। अब ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसमें मैं 10 अप्लाई कर रहा हूं, तो 10 30 ये हो जाएगा x/y, ऑलराइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो y की वैल्यू आ गई है वो आ गई √3x, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसमें मैं 1060 अप्लाई करता हूं, ठीक है। तो 1060 अप्लाई करेंगे तो ये देखो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये 200 प्लस x है और ये 200, तो 400 प्लस x और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3y, और ये आपका 400 प्लस x। अब यहाँ y की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा √3x, और ये है 400 प्लस x, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट्स आ गई 200, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला इसमें मैं sin 30 लगा देता हूँ। तो sin 30 आप लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन PC, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x 200 आ गया, ठीक है, और ये आपका PC आ गया। तो PC आपको मिल गया है 400, तो यहाँ पे आपका आंसर है सेकंड ऑप्शन, और उसकी वैल्यू है 400, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसको अपन देखते हैं। तो आपको ये बोला गया है कि एक फंक्शन है जो 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइन है, ठीक है। और आपको ये भी बोला गया है
कि f ऑफ 1 की वैल्यू e है और f ऑफ x1 है, तो जब f ऑफ x1 है तो x की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, t की जगह x रखोगे तो ये 0.0 है, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, मैं इसमें लोपिटर लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा t के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पे f स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। ये आ गया 0 के इक्वल। अब एक जो 0.0 फॉर्म था वो हट गया, एक सिंपल फॉर्म है, तो आप t की जगह x रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इस तरह से, ठीक है। यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 2x fx, तो ये आ जाएगा fx माइनस x f डैश इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली fx की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब 0 केवल ये पार्ट पॉसिबल है। तो यहां से आ गया fx माइनस x f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया fx बराबर x f डैश x, ठीक है। तो यहां आप ध्यान दीजिए, f डैश x इंटू x, ये fx के इक्वल आ गया, तो इसको अपन लिख देंगे f डैश x अपॉन fx इज इक्वल टू 1/x। इसका दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन कर लो, तो ये हो जाएगा ln fx और ये आ जाएगा ln x और ये कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट को मैं कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ln fx और ये हो जाएगा ln cx। एक ही बात है, आप c को ln c भी लिख सकते हो, दोनों साइड से log हटा दो, तो fx किसके इक्वल आ जाएगा, ओनली cx के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको f(1) e दिया गया है, तो f(1) कितना होगा, f(1) 1 इंटू सी होगा, और f(1) की वैल्यू कितनी दी गई है, e, ये किसके इक्वल होगा, c के। तो यहां से fx जो है वो ex के इक्वल आ गया। फिर आपको बोला गया है कि x की किसी वैल्यू पर fx की वैल्यू 1 है, तो fx 1 है, ठीक है। तो उस समय x की वैल्यू यहां से क्लियर है 1/e होगी, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप समझ सकते हैं मैट्रिक्स टॉपिक से है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि x1 x2 x3 जो है वो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसके सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे और साथ साथ आपको ये भी दिया गया है कि ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a की डिटरमिनेंट वैल्यू आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो ये जो x है इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर दूंगा, तो ये जो x1 है ये है 1 1 1, फिर x2 है 0 2 1 और ये है 0 0 1। सिमिलरली जो b है उसको आप लिख सकते हैं b1 b2 b3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से, ठीक है।
तो ये x1 x2 x3 का अपने एक मैट्रिक्स बना ले 3 क्रॉस 3 का, और y ये जो b1 b2 b3 है इनका एक मैट्रिक्स बना लिया। अब आपको यहाँ पे गिवन है ax इज इक्वल टू b, तो मैं दोनों साइड में यहाँ डिटरमिनेंट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, डिटरमिनेंट ऑफ b तो मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 - 0, और जो a है उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, सॉरी x की डिटरमिनेंट वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं वैल्यू रख दूंगा b की और x की, तो b है 4 और x है 2, तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 2, जो कि आपको मिलेगा सेकंड ऑप्शन में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, x² - x + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 10x, ठीक है, और 27 लैम्डा। इसके रूट्स है अल्फा और गामा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि बीटा गामा अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूं कि दोनों में एक रूट कॉमन है अल्फा, तो उस अल्फा रूट से मैं दोनों को सेटिस्फाई करवाता हूं। ठीक है, अब यहां से मैं अल्फा की वैल्यू फाइंड करता हूं लैम्डा को एलिमिनेट करके। तो मैं इक्वेशन 1 को 27/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 27/2 अल्फा स्क्वायर ठीक है, और ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस कर देते हैं, तो ये लैम्डा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 27/2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 20, इस तरह से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 21 अल्फा स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा -7 अल्फा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 अल्फा 3 अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की पॉसिबल वैल्यू एक तो 0 है और एक अल्फा है कितना 1/3, लेकिन अल्फा की वैल्यू 0 पर नहीं ले सकते, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली तो लेम्डा भी 0 आएगा और क्वेश्चन में आपको बोला गया लेम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की एकमात्र पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 1/3, ठीक है। अब यहाँ से अपन लेम्डा फाइंड कर लेते हैं अल्फा की वैल्यू रख के, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/3, ठीक है। तो लेम्डा हो गया आपका 1/3 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और सॉरी 2 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो लैम्डा यहाँ पे कितना आ गया 1/3। तो यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली लैम्डा की, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू मुझे और फाइंड करनी है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना है 1। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, तो ये 1/3 और ये कितना हो गया 1, तो बीटा कितना आ जाएगा 2/3। मुझे कौन सा एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए बीटा गामा डिवाइडेड बाई लैम्डा, तो ये 2/3 और ये आपका गामा, ठीक है। गामा भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट आप देखो
तो अल्फा प्लस गामा 10/3 है। अल्फा फाइंड कर चुके 1/3, ठीक है। तो यहां से गामा आपको मिल जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 3। लैम्डा आपको मिल चुका है 1/9, थोड़ा सा 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9, तो ये हो जाएगा 18। तो आपका आंसर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो प्लेयर हैं, ए और बी। ये क्या करते हैं, एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है। ए को विनर माना जाता है कि जब दोनों जो डाइस आपने फेंके हैं उन पे सम 6 आ जाए। तो ए कब कब जीत सकता है कि सम क्या होना चाहिए, 6। तो अगर दोनों जो डाइस हैं उन पे ये नंबर अपीयर होते हैं, ये डबलेट आता है, मतलब ये वाला पेयर आता है, इनमें से कोई भी एक पेयर आता है तो वो विनर है। इसका मतलब एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप एक पेयर ऑफ डाइस को उछालोगे तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी है और उसमें से आपके जो फेवरेबल हैं वो 5 है, ठीक है, इस तरह से। तो एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/36 है। तो सिमिलरली यहां से अपन ये कह सकते हैं कि ए हार जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी होगी 1 माइनस जीत की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। उसके बाद में आपको बोला गया है कि बी विनर तब होगा जब सम कितना है, 7। इस तरह से। तो बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 6/36। इसी तरह बी के लूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 31/36, ठीक है। अब जो पहले, अगर ए को पहले ये मिल जाता तो वो जीत जाता है, और बी को अगर पहले ये हो जाता है यानी कि सम 7 आ जाता तो वो जीत जाता है। गेम को ए स्टार्ट करता है, गेम को कौन स्टार्ट करता है, ए। और आपको ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी व्हेन ए विंस। तो आप बताओ ए कैसे जीत सकता है, कि या तो पहली बार में जो ए वो पेयर को आई मीन जो दो डाइस हैं उनको उछालेगा और उसके पास पहली बार में जीत गया, इस तरह की कोई घटना हो गई, या फिर क्या हो जाए, आपको ए को जिताना है तो या तो पहली बार में आप उछालो और ए जीत गया। गेम को ए स्टार्ट कर रहा है, ये आपको गिवन है, तो या तो ए ने गेम स्टार्ट करा और वो जीत गया, या फिर क्या हुआ, ए पहली बार में उछाला तो उसके ये काम नहीं बैठ पाया तो हार गया। आपको ए को जिताना है तो फिर आप क्या चाहोगे, पहले ए ने उछाले, ए हार गया, अब बी का नंबर आ गया, तो बी ने उछाला तो बी को भी हारना पड़ेगा क्योंकि यहां आप ए को जिताना चाह रहे हो। अब ए जीत गया, या क्या हो जाए, पहली बार में ए हार जाए, फिर बी का नंबर आएगा वो भी हारे, फिर ए फिर हार गया तो अब बी को फिर हराओ, अब ए को जिताओ, इस तरह से, ठीक है। तो ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/36 और ये 5/36, सॉरी ए हार रहा है, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये है 30/36, फिर ए जीत जाए 5/36, या 31/36, बी 30/36, और ये 31/36, 30/36, 5/36, इस तरह से, ठीक है। तो ये ए के जीतने की टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो एक इनफाइनाइट जीपी बन गया है। तो इसका सम होगा ए बाई 1 माइनस आर, तो आर ये हो जाएगा 31/36 और ये हो जाएगा 30/36। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30/61, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। तो ये आपका आंसर है। इसको आप नोट्स में पढ़ते हो, इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका एक इनफाइनाइट सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है।
अगला डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें है y + 3x, इसको मैं t मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि dy/dx ये हो जाएगा dt/dx -3, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/dx, ठीक है, -3, और ये हो जाएगा आपका -t, और ये हो जाएगा ln t, ओके, प्लस 3 = 0। तो यहां से आप देखोगे ये है dt/dx, और ये t, और ये है ln t, तो ये हो जाएगा ln t/t, और ये हो जाएगा dx। तो यहां आप ln t को क्या मान लो, y, तो ये हो जाएगा 1/t dt, और ये हो जाएगा dy। तो ये हो जाएगा y dy, और ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा y²/2, और ये है x + c, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, y² का मतलब ln² y + 3x, और ये हो जाएगा x + c। तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1/2 ln² 3x + y = -c। तो c तो एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा -1/2 ln² 3x + y, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है वो वेक्टर 3D टॉपिक से आप समझ सकते हैं। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक प्लेन है और आपके पास एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट है 1, -2, 3। आपको इस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, पर नॉर्मली तो आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको बोला गया है कि एक और लाइन है, इसके पैरेलल डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। इसका मतलब आपको बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस है, थोड़ा तिरछा बना गया, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको बतानी है। ये पॉइंट है, ये प्लेन है। नॉर्मली डिस्टेंस पूछे तो आप ये बताते हैं, पर आपको बोला गया है कि आपको एक गिवन लाइन है, तो आपको जो डिस्टेंस है वो इस गिवन जो लाइन है उसके पैरेलली मेजर करनी है। इसको मैं P मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। तो P तो मेरे पास है, अगर मेरे पास Q पॉइंट आ जाएगा तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो PQ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन आपको गिवन है, इसकी डायरेक्शन है 2, ठीक है, 3 और -6। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी डायरेक्शन भी होगी 2, 3 और -6। तो मैं PQ को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका इक्वेशन लिख सकता हूं। तो इक्वेशन हो जाएगा R = A, और ये कितना, λp। तो ये है 1, -2, 3, और ये है λ। इसकी डायरेक्शन है 2, 3 और -6। अब मैं मान लेता हूं कि इस लाइन पे जो Q पॉइंट है वो है 1 + 2λ -2 + 3λ, और ये है 3 - 6λ, ठीक है। अब ये जो Q पॉइंट है वो इस प्लेन पर है, तो प्लेन का इक्वेशन है x - y + z = 5। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2λ, और ये हो जाएगा आपका
2 माइनस 3 लेमडा, वैल्यूज अपन रख रहे हैं, और ये हो जाएगा 3 माइनस 6 लेमडा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 to 5 ये हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि लेमडा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/7। तो यहाँ पे लेमडा 1/7 आ गया, तो मैं क्यू पॉइंट ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2/7, और ये -3/7, और ये है 6/7। ठीक है, तो ये है 9/7, और ये है -11/7, और ये है -15/7। ये क्यू पॉइंट आ गया। तो जो डिस्टेंस है पी क्यू वो अपन इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये है 9/7 -1 का स्क्वायर प्लस -11/7 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये है -15/7। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/49, ये हो जाएगा 9/49, और ये हो जाएगा 36/49। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस पी क्यू है वो हो जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला है, तो इसमें आपको fx गिवन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि x की वैल्यू mod x लेस देन 1, तो x -1 से 1 होगा, इसमें वैल्यू होगी π/4 प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, अब mod x जब ग्रेटर देन 1 है तो इसके दो केस बना लेता हूं, या तो ग्रेटर देन 1 है तो या तो -∞ से लेके 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो mod x ग्रेटर देन 1 है इसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो x ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो इस केस में x कैसा है, पॉजिटिव, तो जो मोड वाला पार्ट है वो भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x -1। यहाँ पर जो वैल्यूज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी ये ऐसे होगा, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव है, तो ये कैसे होगा 1/2, और ये हो जाएगा -x और -1 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने जो डाउटफुल पॉइंट है, अब अपने जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं वो है 1 और -1, जहां पे डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो RHL देखो, ठीक है, तो RHL देखोगे 1 पे तो आपको कितनी मिलेगी 0। वैल्यू आप देखोगे 1 पे तो वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस π/4। यहीं से क्लियर है कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, नॉट कंटिन्यूस। ओके, अब अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पे देखो LHL, ठीक है, LHL आपको -1 पे यहां से कितना मिलेगा 0। ठीक है, वैल्यू देखो -1 पे, तो यहाँ पे -1 से यहाँ पर भी 0, और RHL देखोगे, ठीक है, तो -1 से RHL यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 पे
कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसका मतलब अगर x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब x इक्वल टू -1 पे ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता और नहीं भी, तो अपन इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो मैं क्विक कॉन्सेप्ट लगा के एफ डैश एक्स फाइंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + x², ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस, अपने को यहाँ पे मतलब बेसिकली है इस पे -1 पे मतलब है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। -1 का मुझे ऑलरेडी +1 का मुझे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे सिंस कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू -1। तो -1 पे LHD कितना है, ठीक है, -1 पे LHD आपको यहाँ से मिलेगा -1/2, और RHD जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या है, 1 पे न कंटिन्यूअस न डिफरेंशिएबल, नंबर 1। -1 पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है अगला, उसको सोल्व करते हैं, साथ साथ उसमें थोड़ा सा AMGM का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि 2 पावर sin x प्लस 2 पावर cos x, ठीक है, इसकी आप मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैं 2 नंबर कंसिडर करता हूँ, 2 पावर sin x और 2 पावर cos x। इन पे मैं AMGM अप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पावर sin x 2 पावर cos x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पावर sin x 2 पावर cos x, ये हो जाएगा 1/2। तो ये है 2 पावर sin x 2 पावर cos x, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 पावर sin x प्लस cos x, और ये पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली 2 पावर sin x और 2 पावर cos x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 पावर, आप जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -√2, ठीक है, आप जानते हैं इसकी रेंज -√2 से √2 होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 होती है। तो ये हो जाएगा 2 पावर sin x 2 पावर cos x, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 - 1/√2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, अदरवाइज इसकी वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो एलिप्स पे बेस्ड है। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक एलिप्स है, ठीक है, उसका सेंटर 0,0 है, उसका एक डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया गया है x = 4, ठीक है, साथ साथ इसेंट्रिसिटी भी गिवन है 1/2। फिर इसके ऊपर कोई p पॉइंट है 1, बीटा, और इस p पॉइंट पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले अपन एलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि सेंटर और डायरेक्ट्रिक्स इसके बीच की डिस्टेंस AE होती है, ये किसके इक्वल है, 4 के। तो ये A है और ये कितना है, 1/2 = 4, तो 2A = 4, तो यहाँ से A की वैल्यू 2 आ गई। साथ साथ आप जानते हैं कि B² होता है A² 1 - A², तो ये 4 - 1/4, ये आ गया आपके पास 3, तो ये B² की वैल्यू आ गई। यहाँ से आप लिख सकते हैं एलिप्स का इक्वेशन, जो कि इक्वल है x² / A², यानी कि 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 3। ठीक है, अब ये पी पॉइंट जिस पे आपको नॉर्मल लिखना है उसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट तो गिवन है, तो वाई कोऑर्डिनेट अपन फाइंड कर लेंगे। तो आप एक्स की जगह 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 बीटा स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि जब x 1 है तब y बीटा है, इस तरह से। तो यहां से बीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, तो ये 3/2 आ जाएगी। तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो बन गया है 1,3/2। अब नॉर्मल का इक्वेशन यहां से मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² ये कितना है 4x डिवाइडेड बाई x1, ये 1 है, माइनस b² का मतलब यहां पर है 3y और ये है 3/2, a² माइनस b² ये है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। आपको यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। आपको ये बोला गया है कि फंक्शन जो f है वो डिफरेंशिएबल है, देन ये कंटिन्यूअस है। तो ये डिफरेंशिएबल है, देन कंटिन्यूअस है। p इंडिकेट करता है डिफरेंशिएबल होने को और q इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस होने को। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको लिखना है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये नोट q देन नोट p आ गया, ये है नोट q देन नोट p। इसका मतलब ये हुआ कि q नहीं होगा तो p नहीं होगा। तो q क्या है, कंटिन्यूअस। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, इफ f is not continuous then it will not be differentiable। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको यहां पर ये बोला गया है कि एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म है 1 और उसका जो nth टर्म है वो है 300। n एक इंटीजर वैल्यू है जो कि कौन से इंटरवल में लाई करती है, 15 to 50 इस इंटरवल में लाई करती है। तो आपको ये पेयर बताना है Sn-4 An-4, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि An ये होगा किसके इक्वल, 300 के। तो A1 ये 1 है प्लस n-1, d एक इंटीजर होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आपको ये बोला गया कि d है ना, ये एक इंटीजर, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे जो इन्वॉल्व n है वो इसमें होना चाहिए। तो d यहाँ पे एक इंटीजर होना है। ठीक है, तो d की वैल्यू इस तरह से हो गई। ठीक है, अब यहां पर जो d है उसको इंटीजर होना पड़ेगा। तो अपन देख सकते हैं कि d की कौन सी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू हो सकती है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ठीक है, तो ये दो प्राइम फैक्टर यहां पे मुझे मिल गए, 13 × 23। तो यहां पे ये जो ओवरऑल है वो मुझे चाहिए इंटीजर। ओके, इसका मतलब n-1 मैं कुछ ऐसा लूंगा ताकि ओवरऑल एक्सप्रेशन मुझे इंटीजर मिले। तो ये मैं ले सकता हूं +-1 +-13 +-23 और +-299।
ये सब मैं ले सकता हूँ। n-1 की अगर मैं ये वैल्यू चूज करता हूँ तो ये मुझे इंटीजर मिलेगा। तो n हो गया 1 + -1, 1 + -13, 1 + -23, 1 + -2, 99। ठीक है, तो n 2 और 0 हो सकता है, 14 और 12 हो सकता है, 24, ठीक है, ओ -12, ठीक है, ये -12 है, और ये -22 हो सकता है, ये 300 और -298 हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा n चूज करना जो इस इंटरवल में हो, तो इस इंटरवल को सेटिस्फाई करने वाले n की एक ही वैल्यू है, और वो वैल्यू है n = 24। ठीक है, तो n की वैल्यू 24 मेरे पास आ गई। तो इसका मतलब अब मुझे क्या चाहिए, मुझे S20 और A20, ये दो क्वांटिटी मुझे चाहिए। तो A20 हो जाएगा A1 प्लस इस तरह से। ठीक है, तो A1 1 है और ये 19 हो जाएगा। और यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि D की वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं N 24 लेता हूं तो D कितना आएगा यहां से 13। D कितना आएगा यहां से 13। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 248। ठीक है, अब मुझे चाहिए S20, तो S20 हो जाएगा 20/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आ गया और 248। ओके, तो यहां से क्लियर है कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है सर्कल से, और आप कह सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल से। आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो गिवन सर्कल हैं। ठीक है, ये दो सर्कल हैं, एक तीसरा सर्कल है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है, और उसका सेंटर जो है वो गिवन लाइन पे है। तो अपन इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले सभी सर्कल लिख सकते हैं। वो सभी सर्कल फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट से दिए जा सकते हैं, S1 + लैम्डा S2। तो ये हो जाएगा x², ठीक है। तो ये अपने सर्कल लिख लिया है, इसका सेंटर देखें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा + 1, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा + 1। तो यहाँ लैम्डा की फॉर्म में आपने सेंटर फाइंड कर लिया। अब ये सेंटर इस लाइन पे है, 2x - 3y + 12 = 0, इस लाइन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा + 1 - 6 लैम्डा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 6 - 6 लैम्डा, और ये हो जाएगा 12 लैम्डा + 12 = 0। तो आ जाएगा 18 + 6 लैम्डा। तो क्लियर है कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू आ गई -3। तो मैं सर्कल फाइंड कर सकता हूँ, सीधे यहाँ पे वैल्यू रख दूं। तो ये हो जाएगा x² + y² -6x, ठीक है, और ये हो जाएगा -2, और ये -4, और ये है -3y, और ये है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + y² + 3x -6y = 0। ठीक है, तो ये अपने पास जो सर्कल चाहिए उसका इक्वेशन आ गया। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्लियरली जो ऑप्शन 4 में आपको पॉइंट दिया गया है -3, 6, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 इज ए करेक्ट आंसर। ओके, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पर आपको ये बोला गया है कि 2 प्लस अल्फा पावर 4 ये इक्वल है a प्लस बी अल्फा के। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्फा है वो ओमेगा के इक्वल है। क्लियरली आपको गिवन है कि अल्फा की वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब अल्फा ओमेगा के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा पावर 4 a प्लस बी ओमेगा। अब अपन ये जो LHS साइड है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं, ठीक है, यहां पर 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर 4, ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 4। ठीक है, अब इसको अपन एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 6 ओमेगा, और ये माइनस 4 रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा, ये -3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा। आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 9 ओमेगा। तो आप कंपेयर करें तो आप पाओगे कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन है वो एक डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। तो यहां पे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और आपको बोला कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अपन जानते हैं क्रेमर रूल से कि इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन सब की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले डेल्टा, ये 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकल के आ गई 9/2। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं डेल्टा एक्स। इसको भी 0 के इक्वल होना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे अपन।
तो यहां पर ये आपको मिलेगा 2 लैम्डा, ठीक है, और म्यू मिलेगा आपको -5 म्यू प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा मिलेगा 2 और म्यू मिलेगा आपको 5 और कांस्टेंट मिलेगा 16, ठीक है। अब अपन यहाँ पर डेल्टा वाई भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 6 म्यू 1 -1 और लैम्डा, ठीक है। इसको भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस म्यू -2 2 लैम्डा प्लस 3 और ये है 1 2 म्यू -18 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 लैम्डा प्लस म्यू -4 लैम्डा -6 2 म्यू -18 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास 2 लैम्डा और म्यू अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 3 म्यू और ये आ जाएगा -24। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू -24 इक्वल टू 0। सिमिलरली अपन डेल्टा जेड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 4 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2 6 म्यू, इसको भी 0 के इक्वल होना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 म्यू -12 -1 और ये आ जाएगा 2 म्यू -18 प्लस 2 और ये आ जाएगा 4 -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 म्यू -12 -2 म्यू प्लस 18 और ये है 8 -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपके पास ये हो जाएगा 2 म्यू, ठीक है, और 2 म्यू ये हो जाएगा और उसके बाद में 36 26। तो ये आपके पास बचेगा यहाँ पे ये 24 36 और ये 26, तो ये -10। तो यहाँ से आप देख सकते हैं म्यू की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है और म्यू की वैल्यू भी आ गई है। अब यहाँ पे अपना आंसर चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD। उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है, जबकि वो जो रेक्टेंगल है उसके दो वर्टेक्स A और B, ये तो एक्स एक्स पे हैं, और C और D ये जो दो वर्टेक्स हैं और वो हैं इस पैराबोला पे, ठीक है, इस तरह से। ये है 0, -1। तो मुझे ये जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसका मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो y कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -1 और b कितना हो जाएगा अल्फा कोमा 0। अगर ये अल्फा कोमा 0 है तो आपको पता है मैक्सिमम एरिया का जो ट्रायंगल बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि वाई एक्सिस के जैसा राइट में होगा वैसा ही लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा -अल्फा कोमा 0। तो एरिया ऑफ ABCD, ध्यान दीजिए एरिया ऑफ ABCD। तो ये जो रेक्टेंगल है इसकी चौड़ाई कितनी है 2 अल्फा
और ये कितना है, ये है अल्फा स्क्वायर माइनस 1। अब एरिया है तो इस पे मोड लगा देना चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये जो एरिया है उसको मैं मान लेता हूं ए है, और ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आपको पता है एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। और दूसरा ये बात है कि ये हो जाएगा 2 अल्फा, इसको ओपन करेंगे, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे गलती मत कर देना। अल्फा तो पॉजिटिव है, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव होगी। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये -1 से ऊपर ही है, ठीक है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए, और ये 2 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये पॉजिटिव आपको वैल्यू मिल गई एरिया की, अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डी ए अपॉन डी अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास +-1 अपॉन √3। अब अपन चेक करेंगे कि अल्फा की कौन सी वैल्यू पर मैक्सिमम एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ए स्क्वायर अपॉन डी अल्फा स्क्वायर, ये -6 अल्फा के इक्वल होगा। तो क्लियर है कि अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा और एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एरिया होगा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ठीक है। तो एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस अल्फा क्यूब। तो ये 2 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 3 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, और ये हो जाएगा 2/3। तो आपका एरिया आ जाएगा 4 3√3। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो ये एक स्टेप आपको केयरफुली कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, मोड लगाना है, ठीक है। तो मोड लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर -1, ठीक है, अल्फा की कोई भी वैल्यू आप लोगे, ठीक है, अल्फा की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव बनेगा, तो इसको मतलब ओपन होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें आपको ये बोला गया है कि कोई भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है तो अपन ये मान लेते हैं कि ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म है, ठीक है। इनके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, उनका रेशियो आपको गिवन है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये पहला टर्म है, ठीक है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा। तो आपको बोला गया है कि इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो है 5 10 14। तो सबसे पहले मैं टी आर जो मेरे पास टर्म है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा n+5 डिवाइडेड बाई दिस, इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा n+5 CR। तो ये जो रेशियो है वो हो जाएगा 5/10, ठीक है। इसको सोल्व कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा R, और इसको इससे रिड्यूस करेंगे तो ये बच जाएगा n+6 - R। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखो तो ऊपर आपके पास रह जाएगा R, और नीचे रह जाएगा n+6 - R
जो कि आपके पास 1/2 के इक्वल रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन ने रिड्यूस कर लिया। अब ये हो जाएगा 2r n + 6 - r, ये हो जाएगा n - 3r + 6 = 0। इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें अपने को पूछा गया कि जो ग्रेटेस्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट बताओ। तो ग्रेटेस्ट टर्म सबसे बड़ा जो कोएफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट टर्म का नहीं, सबसे बड़ा जो कोएफिशिएंट होगा वो मिडिल टर्म का होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ट्राई कर रहे हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो दो टर्म है इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये जो tr+1 टर्म है और tr+2, तो इनके जो कोएफिशिएंट है, इनके जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा n+5cr, ठीक है, और ये हो जाएगा n+5cr+1, ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इसको और इसको देखोगे तो ऊपर कितना बच जाएगा r+1, और इसको और इसको देखोगे तो नीचे बच जाएगा n+5 - r, और ये इक्वल हो जाएगा 5/7 के। तो ये हो जाएगा 7r + 7 5n + 25 - 5r। ठीक है, इसको इधर सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा 5n - 12r, 5n 12r, और ये हो जाएगा 18 = 0। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अपन को 1 और 2 से n की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास दो इक्वेशन है 1 और 2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 6। ठीक है, तो अगर आपको n की वैल्यू 6 मिलेगी तो आपका ये जो बाइनोमियल है वो हो जाएगा 1 + x⁻⁶ + 5, यानी कि 1 + x⁻11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पावर 11 है, तो अब अपन को ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो वो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे पावर 11 है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे पावर 11 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 12 होंगे। अगर पावर 11 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे। तो इस केस में मिडिल टर्म आपके दो होंगे फिर। ठीक है, और दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वली होगा, तो मिडिल टर्म होंगे n+1/2, और ये हो जाएगा n+1/2 + 1, ये दो मिडिल टर्म होंगे। तो एक तो हो जाएगा मिडिल टर्म यहाँ पे 6th, और एक हो जाएगा 7th, ये दोनों आपके मिडिल टर्म हो जाएंगे। तो कोएफिशिएंट अगर आप फाइंड करना चाहें तो T6 का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 11c5, और T7 से अगर आप कोएफिशिएंट निकालोगे तो कोएफिशिएंट वो आ जाएगा 11c6, क्योंकि कोएफिशिएंट तो इक्वली आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो इसको सोल्व करने से 462 मिल जाएगा। एक बार आपको थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे आपको बोला गया था कि आपके पास 3 टर्म है बाइनोमियल के, कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ये उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो है। तो मैंने इन दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो ले लिया। उसके बाद में ये जो टर्म है tr+1 tr+2, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो ले लिया। तो मुझे n और r में दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सोल्व करके मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मेरे पास ये आ गया 1 + x⁻11। तो अब यहाँ पे इसका जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म फाइंड कर ली और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो पॉइंट हैं। ठीक है, ये है 1,4 और ये है इस तरह से।
तो आपको ये बोला गया है कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाई एक्स से पास करता है और वाई पे इंटरसेप्ट कितने का बनाता है, -4 का। तो ये ऐसे समझिए कोई वाई एक्स होगा, तो कोई तो क्या वो ये कि वाई एक्स जो है आपके पास, तो यहाँ वाई एक्स पे ये मिलता है तो वाई इंटरसेप्ट -4 है, तो एक्स वहां पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, शायद सवाल आप लोग समझ रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाई के किसी वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से जाता है, इसका वाई इंटरसेप्ट -4 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है 0, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर यहाँ पे आप देखो तो डेफिनेटली पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा, क्योंकि आपका ये जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर पे ही है और एंगल बाइसेक्टर का हर पॉइंट पी और क्यू से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंडीशन लगा देता हूँ पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर और ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से सोल्व करो, के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो के यहाँ पे मिलेगा आपको ±4 के इक्वल, लेकिन ऑप्शन में देखो तो के इक्वल टू -4 गिवन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेट से आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये बोला गया है कि आपके पास में इस तरह से एक रिलेशन गिवन है और ये किसी सेट टी के इक्वल है। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो आई की वैल्यू 1 2 3 4 आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 + x2 अप टू x50, और ये जो है ये होगा y1 + y2, और ये दोनों टी के इक्वल होंगे। ठीक है, अब आपको ये बोला गया है कि ये जो x1 x2 ये सब हैं, इन हर में 10 एलिमेंट है। ये जो x1 है इसमें 10 एलिमेंट है, x2 में भी 10 एलिमेंट है, सब x50 तक किसी को भी आप कंसिडर करो तो इसमें 10 एलिमेंट है। यहाँ y1 को आप लेते हो तो इसमें 5 एलिमेंट है। ठीक है, y1 में भी 5 एलिमेंट है, y2 में भी 5 एलिमेंट है, इस तरह से। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। उसके बाद में आपको ये बोला गया है कि टी का कोई भी एक एलिमेंट लेते हो, टी का अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लेते हो तो वो x, ये जो x वाले हैं इन 20 सेट में प्रेजेंट है, यानी कि वो x1 में भी होगा, x2 में भी होगा, x30 में भी होगा, ऐसे कुल मिला के ये 20 ये जो x के सेट है इनमें प्रेजेंट है, और यहां पर वो 6 जो है उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है वो बराबर हैं और टी के इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 50, और हर किसी में कितने एलिमेंट है, 10, और टी का जो एलिमेंट है, टी का कोई भी एक एलिमेंट है वो इसके कितने में आया है, 20 में आया है, तो डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। सिमिलरली ये रिलेशन यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे टोटल n है, ठीक है, और हर किसी में 5 एलिमेंट है, और यहाँ पर यहाँ जो t का एलिमेंट आया है, कोई भी t का एलिमेंट आया है वो यहाँ 6 में प्रेजेंट है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए मुझे डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक वैलिड रिलेशन हो गया कि अगर आप t का कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो x के हिसाब से देखो तो वो इसके इक्वल है, और y के हिसाब से देखेंगे आप तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 50/2 और ये 5n/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा n = 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, x1 से लेके x50 तक जो सेट है, हर सेट में कितना एलिमेंट है, 10, y1 से लेके yn तक है, उसमें कितने हैं, 5, ये दोनों मिला के टी के बराबर है। लेकिन टी में x का कोई भी एक एलिमेंट आया वो 20x में प्रेजेंट है तो डिवाइडेड बाई 20 हो गया, और यहाँ 6 में प्रेजेंट है तो डिवाइडेड बाई 6 हो गया, लेकिन ये दोनों तो इक्वल हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन और
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि आपके पास 3 वैल्यूज हैं और वो जीपी में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि जी1 टर्म है, उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 0 to n फ्रैक्शनल x dx, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं और इस तरह से। तो यहाँ पे मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूँ। तो n इंटीजर है, ठीक है, तो n को मैं पहले ला सकता हूँ। तो n ये हो जाएगा 0 से 1 और 0 से 1 में ये x के इक्वल ही रहेगा, तो dx हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरा जो टर्म है वो है 0 to n और ये आपके पास बॉक्स x, ठीक है। तो बॉक्स x को अपन लिख सकते हैं 0 से n x माइनस फ्रैक्शनल x dx। अलग अलग कर लेते हैं। 0 से n x dx माइनस 0 से n फ्रैक्शनल x dx, ठीक है। तो ये है, ये हो जाएगा x² 0 to n और इसको अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा n/2। तो g2 है, ये हो जाएगा n² माइनस n/2, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है g3 वो मुझे गिवन है 10 n² माइनस n। ये जीपी के टर्म है, तो ऑब्वियसली g2² बराबर g1 g3 होगा, ठीक है। तो g2² का मतलब है, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा n² माइनस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये g2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू g1 ये है n/2 और g3 ये है 10 n² माइनस n, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड से मैं n² माइनस n ये है इसको कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा n² माइनस n बाई 4 और ये हो जाएगा आपका 5n, ठीक है। n² माइनस n बाई 4 और ये आपका हो जाएगा 5n। तो n² माइनस n 20n, तो n² माइनस 21n। तो यहाँ से n की वैल्यू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एकमात्र जो पॉसिबिलिटी है वो है n इज इक्वल टू 21। तो ये आपका आंसर है और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक वेक्टर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a दिया गया है और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आपको यह आना जरूरी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट करता हूं i इंटू ए वेक्टर, ठीक है। सॉरी, ये ए आई है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई डॉट ए और ये आई, तो ये है आई और ये है ए आई, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए आई, इस तरह से। इसको वैल्यूज अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k और a डॉट आई आप कैलकुलेट करोगे, a को i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा और ये यहाँ से 2i बन जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, j प्लस 2k के। तो ये हो जाएगा i a क्रॉस i, इसका मोड ले लो और फिर स्क्वायर भी करना है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। सिमिलरली j और a क्रॉस j, ठीक है, ये आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k
ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे 2i आया है उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा j। फिर आपको इसका मोड लेना है, ये हो जाएगा, ठीक है, 2i 2k का मोड और फिर स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा 8। सिमिलरली k और ये है, ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2i प्लस j प्लस 2k माइनस 2k, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 5, इनका सम करो, ठीक है, तो इन तीनों का सम करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा 18 के, जो कि आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो सर्कल का है और उसमें आपको ये बोला गया है कि आपके पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास सर्कल है। फिर आपको ये बोला गया है कि कोई भी आप एक डायमीटर कंसिडर कर लो, ठीक है, पी क्यू, ये अपना डायमीटर हो गया। फिर आपको बोला गया है ये जो डायमीटर है इसका जो पी है उससे आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, उस पर p से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, उसकी लेंथ अल्फा है, और q से भी ड्रॉप किया गया, उसकी लेंथ बीटा है। तो आप अल्फा इंटू बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे अपन कोई भी एक रैंडम डायमीटर अज्यूम कर लेते हैं। तो p मैंने मान लिया 3 cos थीटा, 3 sin थीटा। तो जो q है ये 3 cos थीटा, 3 sin थीटा है। तो डायमीटर अगर मैंने यहाँ पे समझा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका दूसरा एंड इधर होगा, तो ये हो जाएगा -3 cos थीटा -3 sin थीटा। कोई भी आप रैंडम डायमीटर ले सकते हो, ठीक है। अब P पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है अल्फा, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 डिवाइडेड बाई √2, नंबर 1। फिर दूसरे इससे आप Q पॉइंट से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको बीटा बोलेंगे, तो ये हो जाएगा -3 cos थीटा -3 sin थीटा -2, और ये कितना है √2। अब आपको अल्फा बीटा चेक करना है, तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर -4, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और 9 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस sin 2 थीटा, ठीक है, -4, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ मैंने 3 कॉमन ले लिया तो बाहर 9 आ गया, और sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया तो ये आ गया। मेरे को ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम तब होगी जब sin थीटा मैक्सिमम होगा, और आप जानते हैं कि sin थीटा मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 1 माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 18 माइनस 4 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि वेरिएंस पे डिपेंडेंट है, वेरिएंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्लास दी गई है, ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। पहली क्लास है 10 to 20, तो आपको पता है कि जब ऐसे डेटा होते हैं इंटरवल वाले तो अपन x उनका मिड पॉइंट यूज करते हैं। तो आप देख सकते हो कि लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है, तो उनका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा 15। तो ये जो पहली क्लास है 10 to 20, इसके करस्पॉन्डिंग xi अपन कितना लेंगे 15, ठीक है। इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग 25 आ जाएगा, और 30 और 70 का मिड पॉइंट कितना होता है 35। ये है 2 और ये है x और ये 2 है, ठीक है। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब आपको बोला गया है कि ये जो डेटा है इनका वेरिएंस 50 है, तो x की वैल्यू बताओ। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर,
वो आपके पास ये होता है, ठीक है। तो अब आपके पास सारे डेटा हैं, इसकी वैल्यू 50 है, तो सारी वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा और भी सिंपल बना सकते हैं। आपको पता है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो अपन ये जो डेटा इनको थोड़ा इजी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर डेटा में से कुछ भी आप प्लस कर दोगे या माइनस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हर डेटा में से मैं 25 माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2x2। ये तो हर डेटा में से अपने 25 माइनस कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि वेरिएंस है वो अपन ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, यानी कि हर डेटा में कुछ प्लस या माइनस कर देंगे तो इंडिपेंडेंट ही रहता, मतलब उससे वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे ये देखो, तो ये मुझे करना है, तो 2 × 10 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + x + 2, और यहाँ पे आप देखो इनका मीन लोगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि मीन 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा x + 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, x + 4 = 8, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x = 4 है। तो यहाँ पे क्या करा, जो आपको क्लास दी गई थी उसका मिड पॉइंट लिख लिया मैंने, उसके मिड पॉइंट को अपन xi बोलते हैं, उसके बाद में वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला लगा दिया। थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, आप ओरिजिन को बिना शिफ्ट करे भी कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और हर जो क्वेश्चन है उसके 4 पॉसिबल आंसर हैं, उसमें से एक तो करेक्ट है और 3 रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है कि एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन जो हैं वो तो करेक्ट करने हैं, सॉरी एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तो मैं 6 में से कोई 4 क्वेश्चन उठा लेता हूं जो मुझे करेक्ट करने हैं, और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसमें हर क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका एक ही रहेगा, जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को मैं टिक करने वाला हूं। तो 6 में से मैंने कोई भी 4 सवाल ले लिए और उनके हर किसी का आंसर का तरीका एक रहेगा। एंड अब क्या है, अब मेरे पास कोई भी 2 क्वेश्चन बच गए हैं, और जो बच गए हैं उनमें पहले क्वेश्चन का भी आंसर 3 वे से आप कर सकते हैं, बिकॉज कि वो जो करेक्ट है उसको अपन टिक नहीं करने वाले हैं। अगेन एक क्वेश्चन जो बच गया है उसको भी टिक करने के आपके 3 वेज हैं। तो ये आपके टोटल तरीके हो गए हैं, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करोगे 6c2 और ये 9, तो ये हो जाएगा 135, तो ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन है और आपको 4 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने हैं। तो पहले आपने सिलेक्शन कर लिया कि कौन से 4 आप करेक्ट करना चाहते हैं। तो इस काम को करने के टोटल आपके पास तरीके हो गए हैं 6c4, और हर क्वेश्चन को आंसर देने के आपके पास एक ही तरीका है। बाकी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उनको आंसर करने के 3 × 3 आपके पास मेथड होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 135, ठीक है।